हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 74th वीडियो है। इससे पहले 73 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की पहली बैठक के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेवेल जो है भारत का गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो देखिए, जून 1943 से फरवरी 1947 तक जो है लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन का जो कार्यकाल था ये फरवरी 1947 से अगस्त 1947 तक जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के अंतिम वाइसराय के रूप में कार्य किया है। और इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे हैं। ये भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें इस क्वेश्चन का आंसर बताया जाता है लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन अगर आप कार्यकाल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? लॉर्ड वेवेल बनेगा, क्योंकि इसका कार्यकाल ही कब से कब तक है? 1943 से फरवरी 1947 तक जो है लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल था। और हमारी जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई है तो ये हुई है 9 दिसंबर 1946 में, जो कि किसके कार्यकाल में आएगी? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा बनेगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉजेज ए रेनबो? इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष के बनने का कारण होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों, यानी कि परावर्तन और अपवर्तन जो है इंद्रधनुष के बनने का कारण है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं। और जो सनलाइट है, हमारी जो सनलाइट है वो जब इन वाटर ड्रॉपलेट से इंटरेक्ट करती है तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। ये ऐसा होता है कि जब जो लाइट होती है वो एयर से किसी भी डेंस मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की बेंडिंग हो जाती है और उसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। और ये जो लाइट है, लाइट का ड्रॉपलेट के अंदर ही क्या होता है? रिफ्लेक्शन भी होता है। और उसी के द्वारा जो है जो लाइट होती है वो अलग अलग कलर्स में सेपरेट हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, और उसी के कारण जो है हमारा रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग ऑन ए प्लांट इज? एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट हो, जब उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, यानी कि फ्लावर्स आने स्टार्ट होते हैं किसी भी प्लांट में, तो उसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। और उस हार्मोन का नाम क्या है? तो फ्लोरिजन नाम का हार्मोन, या फिर कोई एक प्रोटीन इसको कह सकते हैं हम। ये जो हार्मोन है ये पौधों में फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, फ्लोरिजन। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। और जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा आंसर बताने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा और देखिएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, उसको आप एक बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे।
और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर ऑफ द बुक एरिया ऑफ डार्कनेस इज, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ये वी.एस. नायपॉल ने लिखी है। किसने? वी.एस. नायपॉल ने। एक और पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शशि थरूर की, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है एन एरा ऑफ डार्कनेस। अब देखिए फ्रेंड्स, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें थोड़ा ही डिफरेंस है एरिया ऑफ डार्कनेस और एन एरा ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस लिखी गई है वी.एस. नायपॉल के द्वारा और एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वी.एस. नायपॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट आर मेंशन्ड इन। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है आर्टिकल 78 में। किस में दिया गया है? आर्टिकल 78 में दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। आर्टिकल 74 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 74 जो है ये मंत्रिपरिषद की स्थापना और उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो प्रावधान हैं ये दिए गए हैं आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 में क्या दिया गया है? तो मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उनकी शपथ, उनकी योग्यता और जो उनके वेतन भत्ते हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 77 में क्या दिया गया है? तो भारत सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित जो प्रावधान हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल 77 में। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आर्टिकल 78 में जो है ये प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट अप्रूव्ड। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो अनुमोदन है ये कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। और ये जो बनारस अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस या वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जो है विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे। क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को। इसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी कहा जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस इसको कहा जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्या? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो देखिए फ्रेंड्स, कृत्रिम पारितंत्र या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, वो नेचर में नेचुरली बने बनाए हमें नहीं मिलते हैं, वो मैन मेड होते हैं, तो उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब देखिए, फॉरेस्ट जो है ये बनाए तो नहीं जाते हैं, अपने आप से होते हैं। सी भी जो है ये किसी के द्वारा बनाया थोड़ा ना गया है, ये अपने आप से होता है। लेक भी जो है ये अपने आप से होती है, नेचर में अपने आप पाई जाती हैं। गार्डन, लेकिन गार्डन जो है ये मैन मेड होता है, इसको बनाया जाता है। अलग अलग पौधे प्लांट लगा करके जो है गार्डन को डेकोरेट किया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गार्डन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑर्गन डू द ब्लड इम्प्योरिटीज़ गेट फिल्टर्ड। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर
छनती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रक्त की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो किस अंग में जाकर छनती हैं? तो किडनी। किडनी जो है ये ब्लड को क्या करने का काम करता है? फिल्टर करने का काम करता है। लंग्स, देखिए लंग्स क्या काम करते हैं? तो लंग्स जो हैं ये ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। लीवर, लीवर क्या काम करता है? तो ब्लड में जो केमिकल लेवल होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है लीवर, और ये बाइल जूस को भी सिक्रेट करता है। बाइल जूस को प्रोड्यूस करने का काम भी कौन करता है? लीवर करता है, और ये फैट मेटाबॉलिज्म भी करता है। तो लीवर के बहुत सारे काम हैं। हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, किडनी जो है ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली जो गैसें हैं वो देखिए, एक तो वाटर वेपर है, वाटर वेपर होती हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं। इनका योगदान है 36 से 72%, केवल इन्हीं का योगदान है वाटर वेपर्स का। उसके बाद CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, O3 यानी कि ओजोन। तो ये जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान देती हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है वाटर वेपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वाटर वेपर। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, रक्त में जो प्लाज्मा होता है यानी कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ये होता है 55 to 60%। कितने परसेंट होता है? 55 to 60% जो है ब्लड में प्लाज्मा होता है। उसके बाद 40 to 45% जो है ये क्या होती हैं? तो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और प्लेटलेट्स होती हैं। अब देखिए जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का 90 to 92% जो है ये क्या होता है? वाटर होता है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? एल्ब्यूमिन पाया जाता है, गामा ग्लोबुलिन पाया जाता है, और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स होते हैं प्लाज्मा में। याद रखिएगा, तो 55 to 60% जो है ये प्लाज्मा ही होता है, बाकी उसमें RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ डेथ वैली फेमस? मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मृत घाटी है, डेथ वैली है, इसको डेथ वैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डेथ वैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये है कहाँ पर? तो ये है नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है, सबसे सूखा स्थान है, और ये अपने ज़्यादा टेम्परेचर के लिए, अधिक तापमान होने के कारण जो है ये काफ़ी फेमस है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, मृत घाटी में एक्सेसिव हीट है, एक्सेसिव टेम्परेचर है, उसी की वजह से जो है ये फेमस है। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यू टू एक्सेसिव हीट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फर्स्ट प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का जो प्रावधान था ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। इंडिया काउंसिल एक्ट 99 के तहत जो है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इंडिया काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर आर कोरल रीफ्स मेनली फाउंड? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो कोरल रीफ्स हैं ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अत्यधिक पाई जाती हैं, और ये भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है उसमें साफ पानी में, और जहाँ गर्म पानी होता है वहाँ पर उथले पानी में जो है ये मुख्य रूप से कोरल रीफ पाई जाती हैं। अब देखिए मैंने बताया भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती हैं, तो भूमध्य रेखा कहाँ पर होगी? तो ये कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित होती है, और उसी के आसपास वाले रीजन में जो है कोरल रीफ पाई जाती है। तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच जो है कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोविजंस मेड फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी असिस्टेंस?
न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए जो उपबंध के प्रावधान दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आर्टिकल 42 में, अनुच्छेद 42 में दिए गए हैं मातृत्व सहायता के लिए जो उपबंध दिए गए हैं। और ये जो आर्टिकल 42 है ये किसके अंतर्गत आता है? तो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है आर्टिकल 42। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो डीपीएसपी हैं ये भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड, याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं डीपीएसपी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन वॉज द प्रपोजल फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया पास्ड इन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी? कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो कांग्रेस की कार्य समिति थी इसमें भारत विभाजन का जो प्रस्ताव दिया गया था ये किस अधिवेशन में दिया गया था? तो दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में। और कब दिया गया था? तो 14 जून 1947। 14 जून 1947 को जो है भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 जून 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, What is the force of attraction between molecules of the same substance called? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब पदार्थ एक ही हो और उसके अणुओं के बीच कोई भी आकर्षण बल कार्य करता है तो उसको कहा जाता है कोहेसिव फोर्स। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कोहेसिव फोर्स या फिर ससंजक बल। लेकिन जब अलग अलग पदार्थ हो और उनके अणुओं के बीच कोई भी आकर्षण बल कार्य करता है तो उसको कहा जाता है एडहेसिव फोर्स। क्या कहा जाता है उसको? एडहेसिव फोर्स या आसंजक बल उसको कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, पदार्थ एक ही है तो इसके अणुओं के बीच जो बल कार्य करेगा उसको कहा जाएगा कोहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ सिविलाइजेशन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी जो हड़प्पा सभ्यता थी और इसको कांस्य युगीन यानी कि ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैनेरहाइम इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? मैनेरहाइम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैनेरहाइम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ये है रसिया और फिनलैंड के बीच। किसके बीच? रसिया और फिनलैंड के बीच स्थित है मैनेरहाइम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जैव विविधता दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एस्टिमेशन इन इंडिया इज? भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है सीपीआई। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या कहा जाता है इसको? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यही क्या है? ये भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम? निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को प्रातःकाल शांति की भूमि या लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? तो सियोल। सियोल जो है इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी क्या है? तो वॉन इसकी करेंसी है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ कोरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन विच ईयर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाई फिरोज शाह मेहता? इन विच ईयर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाई फिरोज शाह मेहता? हु नहीं होगा इसमें। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 31 जनवरी 1885। 31 जनवरी
1885 में जो है फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी और काशीनाथ त्र्यंबकम तेलंग, इन 3 लोगों के द्वारा जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ईयर वॉज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसे NFSM भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी अक्टूबर 2007 में। अक्टूबर 2007 में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था, स्पेशली जो मोटे अनाज थे जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया और दालें। तो ये मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करना जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 2007। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक तारिक मुबारक शाही वॉज रिटन बाई होम, तारिक मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। तो तारिक मुबारक शाही जो नामक पुस्तक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी याह्या बिन अहमद सरहिंदी, याह्या बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा जो है तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी गई थी। और ये 15वीं सदी के भारतीय मुस्लिम इतिहासकार थे जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तारिक ए मुबारक शाही, याह्या बिन अहमद सरहिंदी, ये कौन थे, ये भारतीय मुस्लिम इतिहासकार थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है, व्हाट टाइप ऑफ सिविलाइजेशन वॉज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज या फिर कॉपर एज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फ्रेंड्स देखिए, इन वीडियो से रिलेटेड अगर आप कोई भी फीडबैक, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इन वीडियोस में और ज़्यादा अच्छा कर सकूं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और जो भी आप फीडबैक देंगे मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।